Hello my dear students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th के वीडियो लेक्चर 49 में हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग पावर के बारे में जो अपना लेक्चर है कंक्लूड किए थे पावर से, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख चुके थे, थ्योरी देख चुके थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और तब हम लोग काइनेटिक एनर्जी में आज इंटर करेंगे। अगर हो सके तो वर्क पावर एनर्जी तक हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और तब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को टच कीजिएगा। जैसे हो सकता है कि परसेंटेज चेंज भी आज हम लोग पढ़ लें। तो चलिए फोकस करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 49। लेक्चर नंबर 49 वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, हाँ, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो पावर की बात कर रहे थे, तो पावर में हम लोग 2 तरह का डिस्कशन किए थे। कौन कौन सा याद करो। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पीटी मतलब टाइम का फंक्शन होगा। दूसरा एवरेज पावर, क्या था, एवरेज पावर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज पावर। ऑलराइट, फॉर्मूला क्या देखे थे, तो एक बार फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या क्या आया था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो भाई फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू dW/dt आया था। ऐसे यूनिट क्या देखे थे हम लोग, वॉट देखे थे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करें। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। और एवरेज पावर क्या आया था, तो एवरेज पावर आया था PT dt डिवाइडेड बाई dt। कहां से कहां तक, T1 से T2 और T1 से T2। अब एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ना सर, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन ये है, अगर दिया हुआ है पावर, क्या दिया हुआ है, पावर, और पावर दिया हुआ है टाइम का फंक्शन। किसका फंक्शन है भाई, टाइम का फंक्शन। तो दिया हुआ है PT इक्वल्स टू 3t² प्लस 2 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि बताओ 2 सेकंड में कितना पावर डिलीवर होगा, 2 सेकंड में कितना पावर डिलीवर होगा। ठीक है, फाइंड, ये दिया हुआ है, इफ फाइंड पावर डिलीवर्ड इन 3 सेकेंड। चलो भाई कैसे बनाएंगे, सिंपल है सर, इस पे रख देते हैं ना। तो एवरेज पावर हमसे पूछा जा रहा है 3 सेकेंड। देखो इंस्टेंटेनियस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर कहता है कि 2 सेकंड पे पावर कितना होगा, 2 सेकंड पे टी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 2, तो 2 सेकंड पे पावर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड पे नहीं बोल रहा, 3 सेकंड में बोल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 3 सेकंड में स्टार्ट करेंगे 0 से और 3 सेकंड के बीच में जाएंगे, क्योंकि हम लोग आइडियली समझते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, 0 सेकंड से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT dt। हाँ भाई, तो PT dt मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं ना, ऊपर तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो PT 3t² प्लस 2, ये हो गया PT dt डिवाइडेड बाय dt। कहां से, 0 से 3 सेकंड तक, ठीक है। अब क्या है, अब तो इंटीग्रेशन करना है सर। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t वैल्यू पुट करें 3 - 0 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम दिक्कत होगा, हम फिर से बोलते हैं मैथमेटिकल टूल में मेरे जाइए, डेफिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ाएं, उसको एक बार पढ़ लीजिए। मुश्किल नहीं है, 3 से 4 लेक्चर होगा, 3 से 4 लेक्चर में पूरा का पूरा डेफिनेशन इंटीग्रेशन हम लोग समझ गए होंगे। काम आएगा, आगे भी काम आएगा। वो इतना जरूर पढ़ा दिए इंटीग्रेशन डेफिनेशन कि आप मैथ का बुक उठा के अगर पढ़िएगा, जो भी आपके सीनियर भैया दीदी होंगे, आप उनका बुक उठा के पढ़िएगा, डेफिनेशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि फिजिक्स में बहुत उससे कम यूज करना है। चलो और भी आगे जो यूज करना है हम बाद में बताएंगे। 3t², तो यहाँ पे क्या करना है, 3t² प्लस 2dt तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/3 तो बाहर रहेगा भाई, चलो बाहर रहो। 3t² का इंटीग्रेशन होगा, t² का इंटीग्रेशन होगा किसके साथ, dt के साथ। चलो भाई, प्लस 2 बाहर, dt का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट क्या है, तो लिमिट है 0 से 3, लिमिट 0 to 3। अब आइए इनको सॉल्व कर लिया जाए, मुश्किल थोड़ी होगा, आप समझ रहे होंगे। जो लोग भी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ लिए उनको समझ में आ रहा होगा। हाँ, हम समझते हैं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 11th में भी आए हैं तो दिक्कत होगा।
तो इसीलिए आप इसको जाके देखिएगा इंटीग्रेशन। चलो आ जाओ भाई, तो 1/3 है, तो 1/3 है यहाँ पे, ये बाहर निकल गया 1/3, हाँ ये 1/3, तो 1/3 कहाँ सारा समझ है ना, 1/dt जो इंटीग्रेशन ये वाला 3 निकला ये बाहर। अब आ जाओ 3 बाहर है, टी स्क्वायर क्या है, t²/3 t3/3 प्लस 2 टाइम्स dt का हो जाएगा t, 0 से 3 आपको पुट करना है, ये तो कैंसिल हो गया, 1/3 t³ कितना पुट करें, 27 हो जाएगा क्या, 3 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 27 माइनस 0 होगा, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है ना, 2t तो 2 3 6 और माइनस 0, ठीक है, समझ आ रहा है, 33/3 कितना हो गया, तो ये 11 वॉट हो गया। अरे यार क्या मस्त क्वेश्चन था, समझ में आ गया क्या, चलो भाई तो समझ में आ गया, अच्छी बात भाई, मिटाते हैं हम नीचे। एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब जब टाइम दे ही रहे हैं और एक क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग करते हैं जो कि हमारे फ्यूचर में काम है। स्टैंडर्ड 12th में इस तरह क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा, आपको मिलेगा, यहाँ देखे रहिएगा तो आसान होगा आपके लिए 12th में। क्या है तो देखो, सवाल देखें, कहता है कि अगर हमारे पास पावर साइनसॉइडल हो, साइनसॉइडल में समझते हैं, साइनसॉइडल का मतलब होगा जो कि फंक्शन हो किसका, साइन या कॉस का, तो मान लो कि पावर जो है वो साइन का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है ये। ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वही ओमेगा है जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, विचित्र नहीं है ये, तो ओमेगा 2π/t होता है, याद रखिएगा। t क्या है, तो t है टाइम पीरियड। अगर कह रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस पावर pt इक्वल्स टू k साइन ओमेगा t है, आपको बताना है एवरेज पावर, ठीक है, फाइंड एवरेज पावर इन हाफ साइकिल, अब हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, तो हाफ साइकिल का मतलब हो गया 0 से लेके t/2, क्यों, ये टाइम पीरियड की बात है। अब साइकिल क्या यूज किया, क्योंकि ये साइनसॉइडल है, इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है, के ये हो गया, के कौन सा रीजन करें, ये इस तरह से चल रहा है, आगे चल के हम लोग फेज वेज सब भी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये इस तरह का ग्राफ है, तो हाफ साइकिल का मतलब क्या कह रहे हैं, तो पावर डिलीवर बताओ, इतने में कितना पावर डिलीवर हुआ, तो ये टाइम कितना होता है ना, तो यहाँ से 0 होता है और ये t/2 होता है, हाफ साइकिल ये हो जाता है t, देखने में नहीं लग रहा है ये फुल साइकिल हो गया, तो ये हाफ साइकिल का मतलब इतना होता है। तो कह रहा है हाफ साइकिल में बताओ कितना पावर डिलीवर हुआ, क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। चलो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज पावर के लिए स्टूडेंट, pt dt, याद रखोगे, pt dt/dt। जब pt का मतलब समझ आ रहा है ना, t मल्टीप्लाई नहीं, t रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्क्रिप्ट में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पावर जो है टाइम का फंक्शन, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर है। अब चलो ये तो हम लोग लिमिट पुट कर लेंगे यहाँ पे, पहले फिलहाल ये तो हम फॉर्मूला को याद दिला दिए, अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। चलो ऊपर आ जाओ, यहाँ पे वैसे दिखा सकते तुमको, जगह है, ठीक है जगह, pt क्या हो गया, तो pt हो गया k साइन ओमेगा t, k साइन ओमेगा t इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक, डिवाइडेड बाई dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक, है ना। चलो इसको सॉल्व किया जाए, हाँ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान है। चलो देखो हम धीरे धीरे बनाते हैं इसको, एकदम घबराना नहीं है, एकदम धीरे धीरे बनाते हैं, हौले हौले। p के कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका, साइन ओमेगा t का, कितने, 0 से हाफ साइकिल में, डिवाइडेड बाय dt, 0 से t/2 तक। अच्छा चलिए भाई, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, हमको पता है ना, ये हो जाएगा k और साइन का हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, और डिवाइडेड बाई ये देखो dt का क्या हो जाएगा t, और वैल्यू पुट करेंगे तो t/2, ठीक है जी, t/2 माइनस 0 क्या लगेगा, t/2,
और इसमें भी तो पुट करना होगा ना 0 से t/2 तक अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो चलो हम इसको पुट करते हैं। ये हो जाएगा k/ओमेगा, ओमेगा क्या हो सकता है ना 2π/t हो सकता है, t चला जाएगा ऊपर, याद करो। और ये नीचे जो t है इसको क्या लिख सकते हैं, t और 2 ऊपर, t/2 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस कॉस ओमेगा t, तो ओमेगा हो गया और t के जगह क्या रखना है, t/2 रखना है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, t के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा पूरा 0 बन जाएगा ना। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो k/पाई हमारे पास बच गया, k/पाई बच गया, माइनस कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना है 2π/t इंटू t/2 प्लस 1, क्यों कॉस 0 का वैल्यू लिख लिया। अब तो बस यहाँ से मैथमेटिक्स है, यहाँ से क्या है यार, तो फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया, अब तो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। इंटीग्रेशन हम बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन का आपको प्रैक्टिस करना होगा। k/पाई, देखो 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना, तो 2k/पाई, आंसर आ गया। व्हाट, ये एवरेज पावर आ गया, था कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन, यस अच्छा क्वेश्चन था सर। ये 2k/पाई जो हमने लिखा, 2k/पाई हमने जो लिखा, यही तो एवरेज पावर है। निकाले कैसे, याद रखना, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ऑल्टरनेटिंग करंट, स्टैंडर्ड 12th में, AC ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एक चैप्टर आएगा AC ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें ये जबरदस्त यूज होगा। और वैसे भी ये तो हम पहले से भी यूज आपको करना सिखा देंगे, और भी 2-3 जगह हम इसका यूज करेंगे इस तरह के साइनसॉइडल फंक्शंस का, जैसे हम लोग यूज करेंगे वेव में, इसी स्टैंडर्ड 11th में ही। तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल गया। चलो भाई, अब इसको मिटाएं। अब एक और फॉर्म होता है पावर का, उसको देखा जाए। नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर, सेकेंड फॉर्म किसके, तो इन फॉर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी में पावर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो भाई देखो क्या, कुछ है नहीं, एकदम आसान है। हमने क्या पढ़ा, पावर जो है वर्क बाय टाइम है, अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखते हो तो आप लिखोगे P = dW/dt, है कि नहीं? अब देखो वर्क क्या होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमारा ये पावर क्या हो जाएगा ना, पावर हो जाएगा d/dt, और ये हो जाता है F.x। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम x यूज कर रहे हैं, d नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक d है, कंफ्यूजन होगा। तो उस समय जिस समय फोर्स कांस्टेंट है, तो आप फोर्स को बाहर निकाल सकते हैं क्या? उस समय जिस समय फोर्स कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर वेरिएबल में क्या होगा, ठीक है यार, वेरिएबल में बनेगा, उसमें क्या लफड़ा, ठीक है, उसमें ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो देखो यहाँ पे इसको हटा दें, चलो हाँ, तो क्या लिखेंगे, P, दूसरा जो फॉर्म लिख रहे हैं, तो P F बाहर आ गया, आएगी नहीं, F डॉट dx/dt, अरे वेक्टर है, F डॉट dx/dt। अच्छा, dx/dt याद करो, रेट चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता था, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, वेलोसिटी होता था। तो ये P = F डॉट v। समझ में नहीं आया सर? अरे यार समझ में कुछ नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड इसका लिख दो, इनफैक्ट ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इन टर्म्स ऑफ अगर मान लो फोर्स और वेलोसिटी में कुछ एंगल दे दिया जाए, फोर्स और वेलोसिटी में क्या दे दिया, एंगल दे दिया, तब तो लफड़ा नहीं होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, मान लो यही देखो ना, एक ब्लॉक है, यहाँ हमने फोर्स लगाया और हम देखते हैं कि वेलोसिटी रिक्वायर कर लिया, इन दोनों के बीच में एंगल बन गया थीटा। तो हमको मैक्सिमम पावर डिलीवर कितना हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर डिलीवर वो फोर्स करेगा जो कि वेलोसिटी के अलॉन्ग है, ठीक है। मैक्सिमम पावर वो फोर्स डिलीवर करेगा जो वेलोसिटी के अलॉन्ग है। तो इस फोर्स का देखो 2 कंपोनेंट है, एक तो इधर है F sin थीटा और एक इधर है F cos थीटा। तो हमको दिख रहा है जो वेलोसिटी के अलॉन्ग है वो है F cos थीटा। तो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है ना, F v cos
थीटा। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जब बात हो रही होगी कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा 0 है 180 है, तो हम लोग फिर से स्पेसिफिक हो जाएंगे इसके वैल्यूज को लिखने में। नहीं समझ में आया? ठीक है जी, चलो क्वेश्चन बनाया जाए इस पे, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। अब इस पे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम आपको अगर दे दें कि हाँ चलो फोर्स ये है, वेलोसिटी हम दे दें और फोर्स भी दे दें, और बताएं कि ये 10 न्यूटन हम लगाएं, इधर 5 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर लिया 37 डिग्री पे, तो बताओ कितना हो? इस तरह क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। चलो अब अच्छा सवाल एक देखते हैं। ये सवाल इस तरह का बन जाएगा, हमारे असाइनमेंट को आप टच कीजिएगा, वर्क पर एनर्जी का असाइनमेंट आप क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह से फोर्स और वेलोसिटी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, आप बनाइए। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स और ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे असाइनमेंट में, आप उसको बनाते रहें। चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है ना, इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी क्वेश्चंस कर चुके थे, अभी जो हम बताने जा रहे हैं ना इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इस पे एक सवाल दे रहे हैं, ट्राई करो बनाने को। एक पुली है और मान लो तुम यहां खड़े हो और इस पुली को क्या करो ना, खींच रहा हो। पुली क्या करो, खींच रहे हो। बहुत शक्ति लग रहा है सर, हालत तो खराब है। तो ये पुली आप खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, आपका बाल है और ये सॉरी पूंछ तो आपका होगा नहीं, हाँ बंद थोड़ी। अब देखो ये क्या है कि यहाँ पे, लेकिन ये पुली जो है वो एक और पुली से अटैच है और ये जाके एक और पुली से अटैच है, ठीक है जी। और यहां से एक ब्लॉक जो कि आप खींच रहे हैं, ये ब्लॉक है और ये पुली से फाइनली लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे फ्लोर पे खड़े हैं, आप याद रखिएगा, आप डरिएगा नहीं, आप कहीं फ्लोर पे खड़े हैं, फ्लोर टूटने वाला नहीं है, और वैसे भी आप फोर्स कम से कम लगा रहे होंगे फ्लोर पे इसको खींचने के लिए। तो आपसे कहा क्या जा रहा है, आप 500 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसको नीचे खींचने के लिए। ऑब्वियस सी बात है ना, ब्लॉक ऊपर उठेगा। मान लो कि हम ऐसा बोल दें कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ पावर कितना ये आदमी डिलीवर कर रहा है, ठीक है। पावर डिलीवर आपको निकालना है, पावर डिलीवर कितना हो रहा है इस ब्लॉक को खींचने में, इसने पावर कितना डिलीवर किया, ठीक है। कुछ पावर इसको, मतलब कुछ ऊंचाई तक खींचने में इसको कितना पावर डिलीवर करना पड़ा। तो सर इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहां से जो फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ तो स्पेसिफिक वेलोसिटी होगा। हम खींच रहे हैं, चलो 500 न्यूटन लाके, तो ये हम धीरे धीरे भी खींच सकते थे और कुछ वेलोसिटी भी दे सकते थे। अगर यहाँ वेलोसिटी आ रहा है, मान लो हम जल्दी खींचेंगे, फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, फोर्स उतना ही लगा रहा है, लेकिन अगर जल्दी खींचेंगे तो वेलोसिटी तो हमारा बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उतने ही फोर्स में हमको जल्दी खींचने के लिए क्या करना होगा, पावर बढ़ाना होगा। अब नहीं समझ रहे हो, उतने ही फोर्स में हमको, अब एक ब्रिक्स है, अब एक ईंट है, तो आप एक ईंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हो, या यहाँ से नीचे लेके जा रहा हो, तो आप धीरे धीरे लेके जा रहे हो, उसको वेट कितना आप लेके जा रहे हो, मान लो Wkg, आप थोड़ा तेज बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ा दिए, कितना लेके जा रहे हो, Wkg। मतलब कि यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स 500 न्यूटन लगा जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी एक्वायर कर लिया 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ तो कुछ तो वेलोसिटी यहाँ भी होगा। याद करो, सूडो फोर्स जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय आपको 2-3 कॉन्सेप्ट, वर्चुअल वर्क मेथड जब पढ़े थे तो वहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करो और उस कॉन्सेप्ट से देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, यहाँ पे तुम कितने तेज से खींचे हो, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लो। अगर यहाँ का वेलोसिटी निकल गया तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भाई फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस आदमी का पावर निकल जाएगा, पावर डिलीवर। कैसे सर? तो ये देखिए, P = फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स भी नीचे लगा रहा है, वेलोसिटी भी नीचे एक्वायर होगा, क्या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो F × V अगर कर दे तो पावर डिलीवर निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है इसमें, तो आपको तो बेटा बस यही निकालना है। क्या निकालना है? तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना एक्वायर होगा, तो वेलोसिटी के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ का वेलोसिटी इंटू टेंशन, टेंशन यहाँ से देना शुरू करते हैं, T, क्या ये Vt होगा, ये Vt होगा, ये Vt होगा,
अरे सही है क्या, हर जगह टी 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 लिख लिए। अगर ये टी है तो क्या ये 2t हो जाएगा, और अगर टी है तो ये तो टी है ही, मतलब यहाँ पे 3t हो गया, ठीक है, 2 + 1 3t, तो 3t इंटू वी, 3t इंटू वी, वी कितना 2, यहाँ का वेलोसिटी कितना 2, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना टेंशन t है, तो t इंटू हमको जो निकालना है, मान लेते तो उसको v, तो v आ गया, तो v कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए होंगे, तो पावर निकल गया क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी 3 किलोवाट। यही समझ में आया सर? तो आप फिर से देखें ना इस वीडियो को आराम से, हमने तो एक्सप्लेनेशन दिया आपको, आराम से धीरे धीरे सुन के। यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी एक्वायर करवाया, इससे फोर्स इतना दे रहे हैं, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया, तो 3000 हो जाएगा ना, 3000 को हमने निकल लिया 3 किलोवाट। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो सभी लोग, उसका हम मिटाते हैं। नोट कर लिए? अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग पावर को स्टॉप करते हैं और एनर्जी की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना, एनर्जी। कौन सा एनर्जी हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? यस, मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली जब हम बात मैकेनिकल एनर्जी की करते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में, तब मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल। तो जब मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो नाम आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही हमारे पास दो टर्म यूज होता है जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरीके का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग डिटेल से। फिलहाल हम लोग काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ और आप ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ को देखते हुए, जो कि हमको आगे जाके इलास्टिसिटी में पढ़ना। लेकिन अभी फिलहाल हम पोटेंशियल एनर्जी को हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्टैंडर्ड 9th में भी आप पढ़े होंगे। क्या है काइनेटिक एनर्जी, बताएंगे? हाँ, तो देखो काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो वन वे क्लास चल रहा है, आपने लेक्चर शूट किया, अपलोड किया, हम पढ़ रहे हैं, कैसे बताएंगे? लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, आप जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो उसका आंसर आना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपका रिवीजन भी हो रहा होता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। वैसे आप स्टैंडर्ड 9 तक तो पढ़े, एनर्जी पोजेस बाय याद आ गया, एनर्जी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, या एनर्जी पोजेस बाय मोशन ऑफ द बॉडी। एनर्जी पोज बाय मोशन ऑफ द बॉडी, ये तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एनर्जी पोज बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है। इसको हम इस डेफिनेशन को चाहें कि आप नोट्स में लिख लें। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ, और इसलिए हम लोग वर्क पहले पढ़ लें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अमाउंट ऑफ, हम क्या बोले, आप मोशन को चेंज कर रहे हैं और इसके कारण आप काइनेटिक एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज द स्पीड। मतलब स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो मोशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? मोशन चेंज हो रहा है। मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज द स्पीड, आप लिख सकते हैं टू चेंज द स्पीड, ब्रैकेट में मोशन लिख लो, फ्रॉम रेस्ट टू अ पर्टिकुलर अमाउंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज द स्पीड, यानी कि मोशन फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड तक हम लोग लेके जा रहे हैं। अब देखो रेस्ट यहां पे क्यों लगा दिए, तो रेस्ट हम रेफरेंस के लिए लगा दिए, ओरिजिन के लिए लगा दिए।
आप किसी भी वेलोसिटी पे जा सकते हैं, उससे वर्क होगा। आगे चल के हम इसको रिलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को वर्क से भी, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। तो अगर आप मान किसी एक स्पीड से दूसरे स्पीड पे जा रहे हैं तो भी वर्क होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। लेकिन रेफरेंस लगा लिए हम रेस्ट, तो रेस्ट से जितना स्पीड आप उसको दे दिए उस समय, आप जैसे पढ़ते थे ना स्टैंडर्ड 10th में भी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करें, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट मास फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या था, हमारा रेफरेंस था। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए हैं कि हम कहाँ से लेके आ रहे हैं भाई, तो हम इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। अब देखो जब हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड 9 तक आप जैसे ही बनाएंगे यहाँ पे हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज करके इसको डराइव करेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो अब देखो क्या है, एक बॉडी है, हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। एक बॉडी है, हमने रेस्ट से चलना शुरू किया और ये वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, मान लो v, इसका मास सब दिया हुआ है, ठीक है, m। ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आया होगा बॉडी में। हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या पता है, तो हमको वर्क पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कशन करें, कौन सा, dx, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर फोर्स क्या होता है, बताइए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लीजिए, लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दिए सर, आप ये क्वेश्चन मत पूछिए, अच्छा नहीं लगता है। dw m, ए क्या है, तो dv/dt है, याद है आपको, dv/dt, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dx। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको हम लोग, तो m dv और ये dx/dt क्या लिख सकते हैं, v, है कि नहीं। तो dw अगर देखा जाए तो बेसिकली हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है dw इक्वल्स टू mv dv। कहां से कहां तक वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, 0 से v तक। अब तो इंटीग्रेट आप करिएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया होगा, वही फेमस फॉर्मूला जो आप स्टैंडर्ड 9 में यूज किए हैं। देखो देखो देखो, मिल गया क्या। हाँ, बहुत सारे ऐसे जीनियस बच्चे हैं जो कि निकाल भी लिए होंगे। हाफ mv², आ गया क्या, कुछ नहीं यार, इसको इंटीग्रेट कर दो, मास कांस्टेंट है ना, बाहर रहेगा, कहां से कहां तक, 0 से, सॉरी u से v, मतलब 0 से v तक। तो जब 0 वेलोसिटी उस समय वर्क कहाँ हुआ था, जब रुका हुआ तो उस समय वेलोसिटी का कहाँ वर्क हो रहा है, तो उसको v तक ले आए, तो जो वर्क हुआ, अच्छा इसी वर्क को क्या बोल रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। डेफिनेशन तो ये नहीं कह रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सर, m बाहर है, v² का v²/2 हो जाता है क्या, तो 0 से v तक हाफ mv²। अच्छा, अरे ये तो जाना पहचाना है सर, अरे ये याद नहीं है क्या इक्वेशन, यही तो निकाल देते हैं, हाफ mv²। असाइनमेंट लिख ले सभी लोग, SI यूनिट, बहुत बढ़िया, जूल। बेटा काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, ठीक है, याद रखेंगे, एनर्जी कोई भी, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलास्टिक, ये वो फलाना ढिमका, सबका सेम होगा यार, जूल होता है। कैसा क्वांटिटी है सर, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो हमको पता चलता है ये स्केलर है कि नहीं, ये क्या सभी स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसका असाइनमेंट क्या है, जूल है। चलो भाई, हाँ, तो भाई देखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, क्या इसका कहीं से कोई रिलेशन है, क्या इसका कहीं कोई रिलेशन है, क्या इसका कोई डिफरेंट फॉर्म भी है काइनेटिक एनर्जी का, तो आंसर है यस, इसका डिफरेंट फॉर्म भी है। तो एक और इसका फॉर्म देख लिया जाए क्या, चलो एक और फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका अनदर फॉर्म किसके साथ, मोमेंटम के साथ, विथ लीनियर मोमेंटम, नाम सुने हैं, लीनियर मोमेंटम सुनी होगी, लीनियर मोमेंटम p, याद आ गया होगा। लीनियर मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन निकालते हैं, तो देखो तो साफ साफ दिख रहा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितना सर, p/m, ठीक है, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ mv के जब क्या हो जाएगा, p/m² कर दिए,
तो क्या काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा है? p²/2m नहीं दिखा आपको? काइनेटिक एनर्जी p²/2m। अगर यहाँ से हमको मोमेंटम निकालना हो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिखेंगे बताओ? अगर हमको मोमेंटम लिखना हो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिखेंगे? तो हम लिख लेंगे, अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो p² अगर लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी 2mk हो गए, 2mk। ये तो p इक्वल टू हो जाएगा √2mk। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा। इसका हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। आज चूंकि लेक्चर में ऑलमोस्ट हम लोग टाइम यूज कर चुके हैं, तो अगले लेक्चर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लेक्चर बहुत लेंथी नहीं है, 30 मिनट इज सफिशिएंट। छोटे छोटे करके हम लोग टॉपिक्स को डील करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाते चलेंगे, तो टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तो आज का लेक्चर ओवर होने वाला। तो हम लोग मोमेंटम लिख रहे हैं 2m। 2m क्या होगा? m क्या हो गया? मास हो गया, काइनेटिक एनर्जी √2m के। इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इतना परसेंट चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट चेंज हुआ तो लीनियर मोमेंटम कितना परसेंट चेंज हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आखिर में हम एक ग्राफ को भी तो देख ले सर, एक ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ को देखने के लिए, ग्राफ किसका? काइनेटिक एनर्जी का। किसके साथ? मोमेंटम और वेलोसिटी के साथ। काइनेटिक हमारे पास क्या है तो देखो, तो हम लोग क्या लिखे ना, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² लिखें और p²/2m लिखें। m तो कांस्टेंट है ना, ध्यान से देखो, m क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v² के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है किसके? p² के। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, एक बार इसके साथ पढ़ रहे हैं और एक बार इसके साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट p² × v² कर दीजिएगा, ठीक है? अलग अलग ये हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। अब अगर उनको ग्राफ बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े? याद रखो, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं? काइनेटिक एनर्जी का। दोनों में से किसी के साथ, v या p, दोनों तो एक ही रिलेशन है, तो v और p याद रखेंगे, v और p। अगर v नेगेटिव हो, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है, मोमेंटम नेगेटिव हो, वेक्टर क्वांटिटी से नेगेटिव हो सकता है। तो अगर v या p नेगेटिव होगा तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। नहीं, पॉजिटिव उसको बना देगा। तो ग्राफ कैसा होगा? तो इसका जो ग्राफ होगा, मतलब जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे p बढ़ेगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे p बढ़ेगा या v बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन लीनियर रिलेशन नहीं है, तो सीधा ग्राफ होने के बजाय क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, थोड़ा स्लोपी हो जाएगा, स्लोप ज्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा। कब? जब p या v का वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, जब p और v का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा? ग्राफ नीचे आ जाना चाहिए। नहीं सर, भले ही नेगेटिव हो जाए p और v, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगा ना। देखो ना, ये स्क्वायर, ये नेगेटिव होगा तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि इधर भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस p। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अगर v² का ग्राफ बनाना होता तो कैसा बनता? तो सीधा बनता, स्ट्रेट लाइन। समझो बात को, ठीक है? यहाँ हल्का चर्चा कर रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी और v² के बीच में ग्राफ होता तो ऐसा होता सीधा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा तो आप फंस जाइएगा। समझिए चीजों को, v² का ग्राफ बनाना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² पूरा एक फंक्शन बन गया, आ गया x पे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। खैर चलो, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन या परसेंटेज पे क्वेश्चन हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आज के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।